अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जातिगत जनगणना कराने के भारत सरकार के आदेश ने किसी और प्रदेश में भूचाल लाया हो या न लाया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़बरदस्त भूचाल इस वक्त मचा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान और कश्मीर से ज़्यादा जातिगत जनगणना, उसके इम्पैक्ट, उसके राजनीतिक प्रभाव, उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को लेकर ज़बरदस्त चर्चा छिड़ी हुई है। बीजेपी जिसने इसको लागू किया उससे कहीं ज़्यादा अपोजिशन इसको लेकर उत्साहित दिख रहा है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है। बीजेपी ने इसे मंजूरी दी, जातिगत जनगणना कराने के भारत सरकार ने आदेश दिए। उसके बावजूद बीजेपी इसको लेकर कोई बहुत आक्रामक या इसको लेकर बहुत उत्साह इस वक्त दिखा नहीं रही है, जबकि अपोजिशन उस पर हमले लगातार कर रहा है। जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को रीडिफाइंड किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की जो संख्या है, उनकी जो हिस्सेदारी सामाजिक रूप से है, वो बहनों भाइयों बहुत बड़ी है। और अगर उनकी गणना हो गई और वो गिन लिए गए तो फिर वो जाहिर सी बात है कि अगला स्टेप होगा, वो अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। तो अगर हिस्सेदारी की मांग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पर कंट्रोल और सत्ता की मास्टर की उनके हाथ में होगी। वर्तमान परिस्थितियों में क्या ये पॉलिटिकल पार्टियों को सूट करता है? दरअसल अपोजिशन को ये मुद्दा बहुत भाता है और उनकी राजनीति भी पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच में है। अल्पसंख्यकों की अब कोई राजनीति इस प्रदेश में खास बची नहीं। वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ही अलायंस को लेकर लास्ट टाइम उन्होंने वोट देकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। लिहाजा अब दो प्रमुख जो वर्ग हैं, जो पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, इनके वोट से ही आने वाले समय के चुनाव और सरकारें तय होंगी। मायावती की पार्टी लगातार जिस तरह से इरेलीवेंट होती जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो एक महत्वपूर्ण कारक है कि पिछड़ों के साथ क्या दलित जाएंगे, और अगर जाएंगे तो उनका कितना बड़ा हिस्सा लॉ एंड शेयर क्या बीजेपी के हाथ आएगा या फिर समाजवादी पार्टी के हाथ। इसी विषय को लेकर लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से समाजवादी पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे कार्यक्रम करके बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जातिगत जनगणना चाहती है, उनके यहाँ जो पिछड़ा समाज के जो नेता हैं वो उत्साहित हैं, लेकिन पूरी बीजेपी में इसको लेकर कोई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट भी नहीं किया गया। उसका कारण पहलगाम भी हो सकता है, लेकिन साइलेंटली ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। क्या इसकी कोई टाइमलाइन तय की गई है कि जातिगत जनगणना कब कराई जाएगी, और जो पिछड़ों के हाथ में जो मास्टर की है वो क्या अपोजिशन के पास जाएगी या फिर बीजेपी अपनी सत्ता को उत्तर प्रदेश में बरकरार रखने में कामयाब होगी? 2 बार के बाद क्या तीसरी बार भी बीजेपी लौटेगी? क्योंकि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, ये मुद्दा लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बहुत प्रमुख रूप से उठा था। जातिगत जनगणना, बेरोजगारी और संविधान, ये बहुत प्रमुख कारक मुद्दा था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को रथ को उत्तर प्रदेश में रोक लिया था, बीजेपी की लहर को बहुत कमज़ोर कर दिया था। तो क्या ये मुद्दा 27 में चलेगा? बहन भाइयों, 27 के चुनाव के बारे में अभी कुछ आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मेरा ये मत है कि जातिगत जनगणना अगर समय से नहीं कराई गई तो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। लिहाजा भारत सरकार अगर इसका टाइमलाइन जारी कर देती है और किस पद्धति से कराएगी, तब इसमें कुछ स्पष्टता होगा और शायद इसका लाभ भी बीजेपी अर्जित कर पाएगी। लेकिन जो भ्रम की स्थिति है, अगर इसका निवारण नहीं हुआ तो ये बीजेपी के लिए बूमरैंग भी साबित हो सकता है। तो क्या वाकई में अब ये दौर आ गया है कि अब पिछड़ों के हाथ में ही उत्तर प्रदेश की सत्ता रहेगी? तो जो डेटा है, अगर आप, जैसा मैंने कल की डिबेट में भी रखा था, 2 डेटा हैं जो सार्वजनिक हो चुके हैं। एक बिहार का जो बताता है कि 64% पिछड़े हैं, और एक डेटा आया है हमारे पास तेलंगाना का जो ये बताता है कि 56.32% बैकवर्ड कम्युनिटी तेलंगाना के भीतर है, जिनका अभी तक ऑफिशियल डेटा है। बाकी कयास है, कोई 60% कहता है, कोई 56, कोई 55, कोई 65 कहता है, और दावा तो 90% का भी किया जाता है, पिछड़े और दलित मिलाकर, अल्पसंख्यक मिलाकर। मसले जो भी हों, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को में पिछड़ों की जो पॉलिटिक्स है
जातिगत जनगणना ने उसमें एक नई ऊर्जा भर दी है। ये ऊर्जा क्या पॉलिटिकल है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है या औद्योगिक है? इसका इम्पैक्ट क्या है? आज हम इसका इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे। और बहनों भाइयों, वर्तमान परिवेश में किसी चीज़ का इम्पैक्ट का एनालिसिस करना है तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट सबसे बेहतर माध्यम होता है किसी भी समाज और उसकी ताकत की नब्ज को पकड़ने का। तो मैं चाहता हूँ कुछ स्टेटमेंट आज आप सुन लें, फिर हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जातीय गोलबंदी करके, जातीय वैमनस्यता फैला करके, जातीय आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करने वाली, ये जाति को वोट बैंक समझने वाली पार्टियां ये आज बौखला गई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि समाज में वास्तविक अवस्था क्या है, आंकड़ों का प्रकटीकरण तो होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आजादी के बाद पहली बार देश की आबादी की जातिगत जनगणना का फैसला कर लिया है तो विपक्षी दल बौखला गए। ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीढ़ी के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। जाति जनगणना एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोग यहां पहुंचे हैं और अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हक और सम्मान मिलेगा। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे और सरकार को नतमस्तक होना पड़ा, सरकार को दंडवत होना पड़ा। मैं कहूँ घुटने के बल बैठा दिया। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की बात को सरकार को मानना पड़ा, बाध्य कर दिया आदरणीय राहुल जी ने कि सरकार को जातिगत जनगणना का निर्णय लेना पड़ा। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। देवकी नंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार। के गौतम फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दलित समाज के बड़े नेता हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। राजेश चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे समझना चाहते हैं। क्या जातिवार जनगणना को आप सामाजिक न्याय का साधन मानते हैं या फिर ये जातियों को विभाजित करने वाला कोई एक कदम है जो समाज के लिए ठीक नहीं है? देखिए, विपक्ष के लिए ये विषय राजनीति का हो सकता है। उन्हें जातियों में बांटना होगा, वोट हासिल करने होंगे या उनके और बहुत सारे राजनीतिक एजेंडे हो सकते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का मकसद है आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को उनके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिले। जिस हिसाब से उनका अनुपात में वो समाज में रहते हैं, उस हिसाब से वो आगे निकल करके आए, उनका विकास हो, उनकी उन्नति हो जी। और आप देखेंगे जितनी भी पार्टियां ये बात कर रही हैं पिछड़ों की या दलितों की, वो उनके अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी आप गणना कर लीजिए ना, उसका आंकड़ा निकाल लीजिए। चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, परिवार की पार्टियां हैं, कितने पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को इन्हें काम करने का मौका देते हैं ये लोग। अपना कब्जा इनका है। और भारतीय जनता पार्टी की यदि आप तुलना करेंगे, देखेंगे तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमारी दलित वर्ग के लोग होंगे, हमारे नेता विपक्ष के लोग होंगे। मैं नाम गिनाना चाहूं तो देखो, शिवराज सिंह चौहान जी कितने लंबे समय तक वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। केशव मौर्य जी डिप्टी सीएम है। स्वतंत्र देव जी जल शक्ति मंत्री है। सब में बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ। एक पूरी श्रृंखला है नेताओं की हमारे पास। पर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ और 24 घंटे से अधिक, 48 घंटे से अधिक हो गया, आपकी पार्टी इसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है। ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंस गया है। नहीं, आप सेलिब्रेट कैसे करके? सड़क पे आकर के कोई भांगड़ा थोड़े ना करना है। अरे आप तो सड़क के लिए जाने जाते हो। उस निर्णय पे हम कायम है, उसका क्रियान्वयन होगा। जनता महसूस कर रही है, उन लोगों को जिनको इससे लाभ मिलने वाला है वो सब प्रसन्न है। अच्छा सुनिए, मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूँ। अच्छा, मैं घुमाने फिराने के बजाय मैं सीधे सीधे पूछ लेता हूँ। आपका जो एक कट्टर समर्थक वर्ग है, जनरल कास्ट, अपर कास्ट जिसे कहते हैं, उसके सेंटिमेंट्स इंटरनेट पर तो ठीक नहीं दिख रहे हैं। वो आपसे नाराज दिख रहा है इस फैसले को लेके। देखिए, कोई एक वर्ग किसी एक दल विशेष के साथ नहीं रहता। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कहीं हमको ज्यादा मिलता होगा, कहीं कम मिलता होगा। केवल हम कोई अल्पसंख्यकों की पार्टी तो है नहीं।
या एक जाति की पार्टी तो है नहीं, दो लोगों को मिलाकर के संगठन चल रहा होगा समाजवादी पार्टी जैसे काम करती हो तो नहीं। हम सब समाज को मिलाकर के काम करने वाला एक राजनीतिक दल है, चाहे अगड़े हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे दलित हैं। 100% तो कोई मिलता नहीं। अच्छा, फिर सीधे सीधे पूछ लेता हूँ, घुमाने फिराने का कोई फायदा नहीं। चाहता हूँ कि जो हमारे अच्छा सुनिए ना, उनके अधिकारों पे कोई, अच्छा घुमाने फिराने के बजाय मैं सीधे पूछ लेता हूँ, बात ही खत्म हो ताकि डायरेक्ट सवाल हो जाए। अपर कास्ट के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें ये लगता है कि सब उनको ही दे दोगे तो हमारे लिए क्या बचेगा, और हम तो आपके इतने समर्थक हैं, इतनी बार आपको सरकार में लाते हैं, लेकिन देने की बारी आई तो वहां बांटे दे रहे हो। देखिए 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, भुखमरी मिटाओ का नारा दिया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर क्या है, किया कुछ नहीं। यदि हम सवर्णों की बात करें तो मोदी जी की सरकार ने 10% आरक्षण दिया है, किसी की हिम्मत नहीं हुई, ये श्रेय भी हम ही को जाता है। सवर्ण जो हमारे गरीब भाई हैं, उनकी बहुत पुरानी मांग थी उनको रिजर्वेशन देने की, वो भी हमने करके दिखाया है, ये कोई नहीं कर पाया। किया हो तो बताइए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 2004 से लेकर के 2014 तक आराम से सत्ता में थे। अच्छा एक बात और सीधे सीधे पूछ लेते हैं, अपने केस भ्रष्टाचार के निपटा रहे थे, आय से अधिक संपत्ति के केस सेटल करने में लगे रहे। इनको जब पिछड़ों की याद नहीं आई, अच्छा एक सीधे सीधे पूछ लूं, वो समाप्त कराने थे कांग्रेस से। घुमाने फिराने का सवाल ही नहीं, एक सीधे सीधे और सवाल कर लेता हूं। 50% की आरक्षण की का एक कैप है, बीजेपी चाहती है कि यह कैप तोड़कर आरक्षण की सीमा बढ़ा दी जाए। पहले काउंटिंग होने दीजिए, उसके बाद सबका आंकड़ा सर ये क्या बात हुई, और मैं तो सोचा कि जैसे वेलकम कर रहे थे आप मेरा सब। आज मोदी जी की सरकार कर रही है, उससे भी बढ़िया काम करने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उदयवीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी इतनी आक्रामक क्यों हो रही है इस मुद्दे पर? भाई जातिगत जनगणना भारत की सरकार कराने जा रही है, आप में इतना संयम होना चाहिए, आप उसका क्रेडिट लेने के लिए क्यों होड़ मचाए हुए हैं? हमारे दल से क्रेडिट लेने वाला कोई बयान नहीं आया, और हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि शुरुआत से आखिरी तक समाजवादी पार्टी का एक ही स्टैंड है। चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो, सदन से लेके बाहर तक, चाहे उसके बाद जो सरकार बनी वो सरकारें रही हों, हमारे पुराने चुनावी घोषणा पत्रों में भी पहले से 2-3 चुनाव पहले से बिल्कुल एक पक्की घोषणा के रूप में ये चल रहा था। अखिलेश जी की सरकार के अंतिम तौर में जो स्कीम बनी, उनमें हम लोगों ने बिना जाति जनगणना के ही जिसकी जितनी संख्या है उसके उस अनुपात में उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। तो बात घोषणा की नहीं है, सामाजिक न्याय हमारा तो पूरी राजनीति है, जिसे लोग जातिवाद कहते हैं। जातिवाद वो होता है जो जाति का प्रयोग करते अपना प्रभुत्व और विशेषाधिकार बचाने के लिए, और जब जातियां इकट्ठी होती हैं अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, तब उसे सोच सामाजिक न्याय बन जाता है। किस परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हो? नहीं, जो भी लोग कह रहे हैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य, भाजपा के प्रवक्ता भी बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे, कह रहे 2 जात की पार्टी, 42% वोट है समाजवादी पार्टी की, अपनी जो 63 सीट लड़ी है उन पे। किसी 2 जात का 42% वोट होता है क्या? अपने गले की हड्डी है कि आप जब सामान्य वर्गों में जाते हो तो उन्हें उकसाते हो, भड़काते हो, उनको कहते हो कि तुम्हारा जैसा चल रहा था सदियों से वैसा ही रहेगा, और लोकसभा में जाते जाते सबका साथ सबका विश्वास नारा दे देते हो। प्रधानमंत्री बताने लगते हैं सदन के अंदर कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, कोई और कह दे तो कहते हैं जातिवादी हैं। आप कह रहे थे आंतरिक आंकड़ा देख लो ना, लोकसभा में 37 सदस्य हैं, 63 लोकसभा लड़े लोग हैं, देख लो जातिगत आंकड़ा। और आप अपना आंतरिक आंकड़ा देखना चाहते तो ये देख लो कि जिनको डिप्टी सीएम बनाए हो, क्या उनका सम्मान बचा है? क्या बोल सकते हैं? अरे सेकंड इन कमांड है। हाँ, चिट्ठी लिख देते हैं, उसमें जांच नहीं होती है। लिखा था ना शान अवध की जांच के लिए, हुई चिट्ठी? अरे एक आध मामले में नहीं हुई कोई ऐसी बात थोड़ी है। तो सवाल ये है हमारे लिए, आपके मुद्दे की हवा निकाल दी, नहीं कोई हवा नहीं निकली है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है, और हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का मुद्दा सुलझे, उसके लिए लोगों को हक हिस्सा भागीदारी मिले। हमारे लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। आप भी कह रहे थे ये वोट वो वोट, हर पीड़ित अगले का वोट भी महत्वपूर्ण है। हम तो एक एक वोट की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के ढांचे के अंदर जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसको उसका हक सम्मान नहीं मिला है, उसको हक सम्मान दिलाना हमारी पार्टी का उद्देश्य है। लेकिन जातिगत जनगणना का हुक्म देकर भारत सरकार ने आपका जो सबसे बड़ा इशू था उसका तो पॉलिटिकली अंत कर दिया। अब आप क्या मुद्दा उठाएंगे?
भाई, जब हम आपने मुद्दा उठाया, चलो हो गई गणना, नहीं, अब बताओ। गणना तो महिला आरक्षण भी मिल चुका है, हाँ? सेलिब्रेट भी हो चुका है महिला आरक्षण। ये एक सारी वाला महिला कौन सी पार्लियामेंट में बैठ चुकी हैं। भाजपा जैसे शेल कंपनी बना के लोग रख लेते हैं, क्या? जैसे शेल कंपनी फर्जी कंपनियां बना के रख लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उनमें पैसा डाल के जिंदा कर लेते हैं, इस तरह मुद्दे खड़े करके Thank you, sir. ठंडे बस्ते में डालती है। बहुत शुक्रिया। जो पुराने मुद्दे उठाए थे, धन्यवाद। हमारे लिए ये मुद्दा जैसी आखिरी बात है, न क्रेडिट लेने का है, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। लोहिया जी से लेके आज तक की मौजूदा लीडरशिप तक, नेताजी से लेकर अखिलेश जी तक, सबका उद्देश्य ये है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा उसका हक, अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए। Thank उसके हिसाब से हमने लोगों को जोड़ा है, अंशु उनके अवस्थी। विश्वास को जीता है और इसी दबाव और प्रभाव में ये निर्णय भारत सरकार ने लेना पड़ा। और ये भाजपा धन्यवाद। का आंतरिक Thank झगड़ा you, है sir. Thank कि you. अगड़ों के साथ जाएं कि पिछड़ों के जाएं, पिछला मुख्यमंत्री रहेगा कि अगला मुख्यमंत्री रहेगा, और सेलिब्रेशन पिछले इसीलिए नहीं हो रहा। अगले वाले को पिछले हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे, ये भाजपा का आंतरिक मुद्दा थैंक यू सर। अंशु अवस्थी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। तो अंशु जी, आपकी पार्टी ने तय कर लिया कि आप सवर्णों को, अपर कास्ट कम्युनिटी को ठेल कर किनारे कर दिया आपने? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। क्यों, साफ दिख रहा है। अब और क्या बचा? अच्छा, देखिए- लोग घुमा के पूछते हैं, मैं सीधे सीधे पूछ लिया। ब्रजेश जी, यही ये तो बात है। बड़ा बड़ा देवकी जी को महत्वपूर्ण किस तरह ठेल के किनारे किए हुए हो? नहीं, कभी नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं तो अगड़े समाज से आता हूं, वो विषय नहीं है। अच्छा, आप अगड़े हो? देखिए, ये सभी यहाँ जितने एक- बैठे देखिए ब्रजेश जी, मैं यही तो चाहता हूँ, अगड़े पिछड़ों के लिए कसमें अगले खाएं। पिछड़ों के लिए चर्चा कर रहे हैं। कसम खाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो द्वंद्व है वो राजेश चौधरी जी की पार्टी में है, बीजेपी में। आप क्या नहीं? कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का कोई द्वंद्व अच्छा, नहीं आप है। एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो कि अगड़े आपको वोट भी करें? दूसरा देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संविधान में निमित्त है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का अभी अधिवेशन था गुजरात में, अहमदाबाद में हमारा पूर्ण अधिवेशन था। हमारे अधिवेशन की जो टैग लाइन थी वही थी न्याय पथ, कि सबको सोशल जस्टिस मिले। और जो प्रस्ताव पारित हुए उसमें 3 प्रमुख प्रस्ताव में यही था कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो द्वंद्व दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की आपने बात की विशेष तौर से, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि दिल्ली का द्वंद्व तो इंजन, आपके यहाँ दिख रहा है मुझे। हमारे यहाँ कोई द्वंद्व नहीं। तो ये कसम खा लियो कि सवर्णों का नहीं चाहिए। इंजन आपस में लड़ रहे हैं, ये तो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में कहीं आपको सेलिब्रेशन दिखा बीजेपी का? हाँ। दिल्ली से निर्णय हो गया दबाव में, वो तो राहुल गांधी जी के दबाव में निर्णय हुआ है। भाजपा की जो अभी आपको मिर्ची लगेगी, सुन लो एक सवाल, भाजपा बुरा लगने की वाला आपको। कोई बात नहीं, आप बुरा सुन लगने लो। वाला। हम लोग कभी आपकी- बुरा मानते नहीं। अच्छा, सुन तो लो। सवालों से बुरा सिर्फ भाजपा को लगता है, हम अच्छा, लोग एक कभी सवाल, बुरा नहीं। चलो सीधे सीधे पूछ लेते हैं, घुमाने के सवाल ही नहीं। इनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष किस कम्युनिटी से, देवकी जी? फॉरवर्ड क्लास, हार्वर्ड क्लास है। और इनकी पार्टी में सीएलपी लीडर किस कम्युनिटी से हैं? वो भी फॉरवर्ड क्लास ही है। हार्वर्ड क्लास है ना? हैं? नहीं तो और ये पिछड़ों को हक देने के लिए आए हैं। नहीं, क्या बात कांग्रेस है, वाले। बिल्कुल। आप देखिए ना, ये पता जो नहीं राजेश निर्णय- चौधरी को क्यों नहीं समझ में आई ब्रजेश ये जी, बात। ब्रजेश जी, हैं? ये कांग्रेस का चेहरा देखो यूपी का। आप मुझे एक किसी नेता एक का दलित- बयान दिखा दो जिसने कभी ये कहा हो कि ये जो जात की बात कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे वाली बात करने वाले लोगों का डीएनए दुर्योधन और रावण का एक किसी नेता का दिखा किस दीजिए। पिछड़े को हक दिए हो यूपी एक में, बताओ। किसी नेता का बयान दिखा दिए जिसने कहा हो, जिस जो जात की बात करेगा उसे हम लात से मारेंगे, नितिन गडकरी जी ने कहा था। एक किसी कांग्रेस के नेता का बयान दिखा दीजिए। न्याय देने के लिए जरूरी है कि वहां पर वही हो, ये जरूरी नहीं। अच्छा। क्या राहुल गांधी जी पिछड़े इसी से की तो आते हैं, लड़ाई अगले से है, आते कह हैं? रहे कि नहीं, वहां बिल्कुल नहीं। ऊपर की कुर्सी पे हम देखिए, बैठेंगे। मैं फिर से कह अरे रहा हूं, ऊपर की कुर्सी पे पिछड़ा को बिठाओ ना। भैया बिल्कुल बैठाएंगे, क्यों नहीं एक बैठाएंगे? ब्रजलाल खाबरी थे, बर्दाश्त उत्तर नहीं हुए प्रदेश आपसे। में- पता नहीं राजेश चौधरी को क्यों नहीं समझ में आई ये बात। उत्तर प्रदेश में हमारे ब्रजलाल खाबरी इनसे जी बर्दाश्त थे, नहीं हुए। अजय कुमार लल्लू जी थे, उससे पहले और सब हमारे ठेल तमाम ठाल के नेता आपने हुए। किनारे कर दिया है। नहीं, ये तो पूरी देखिए, पिछड़ा लीडरशिप कांग्रेस ने पर्दे के पीछे ढक दी सबको। देखिए, आप बताइए, 2 नाम बताइए आज मुझे। याद है बात कोई? है। ब्रजेश जी, नहीं नहीं, दरअसल याद है कोई आपको? नहीं, कोई नहीं है, लेकिन दरअसल पिछड़े जो आपने कहा ना कि ये सारे सवर्ड क्लास के लोग मिल करके पिछड़ों को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, गद्दी लेकिन हम बैठेंगे। देखिए, गद्दी तो हम ही बैठेंगे। आज- नीचे वाले में तुम बैठ जाओ। ब्रजेश जी, आज अच्छा, सरकार ने कोई ऐसी खास बात नहीं, राजेश चौधरी के यहाँ भी यही चलन है। आज हर जगह आज- यही है। मैं अपनी बात कंप्लीट। आज देखिए, सरकार वरना राजेश ने बैठा हूं आपके सामने। राजेश मंत्री होते, कैबिनेट मंत्री होते, मैं तो कहता हूं। मैं तो आपके सामने बैठा हूं ना, पिछड़ा हूं भाई। सर, बैठा पूरा हूं आपके पैनल सामने। आपका माल्यार्पण करेगा जिस दिन आपकी शपथ हो जाएगी। बोलिए आप, अंशु जी। देखिए, आज सरकार ने दबाव में निर्णय आपके मुंह लिया में है, घी शक्कर इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई खुशी नहीं है,
क्योंकि वो लोग जो बयानवीर थे आज उनके अपने बयानों पर सोचना पड़ रहा है, और जो इनके समर्थक हैं हमारे यहाँ तो वैचारिक रूप से हम सब चाहते हैं कि सोशल जस्टिस हो, जाति जनगणना का हम स्वागत तो सर, करते लीडरशिप भी हैं। तो भले ही राहुल गांधी जी के दबाव में हुआ, लीडरशिप दो। लीडरशिप निकल कर आ रही है। बताओ पिछड़ों का एक नेता। आप अभी देखिएगा इंडिया गठबंधन में कितनी मजबूत लीडरशिप आएगी 2027 में। देखिएगा कहीं भारतीय जनता पार्टी अखिलेश दिखाई नहीं यादव के पड़ेगी। पीछे खड़े हो इसलिए बोल ले रहे हो, अब नहीं तो नहीं- आपके पास क्या है पिछड़ों का आपको दिख रहा अगड़े पिछड़े, हम नाम तो बताओ ना, मुझे 2 नाम बताओ। आगे पीछे की बात नहीं, हम लोग साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अरे भैया, और परिणाम आप देखिएगा 2027 डिबेट में। छूटते ही इन्होंने क्या कहा कि मैं अगड़ा हूं, क्या बोला इन्होंने? नहीं, मैं अगड़ा हूं, बोला लेकिन ना। मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं कसम ना। खा के कहना, क्या बोले थे आप? मैं सोशल जस्टिस की बात तो कर रहा हूं। मैंने ये तो नहीं कहा कि दुर्योधन और रावण का डीएनए उनके अंदर जो तो जाति भैया, जनगणना की बात करते हैं। गद्दी पे पिछड़ा को मैंने बिठाओगे? कभी ये नहीं कहा, ये तो भाजपा के नेता कहते थे। मेरी बात सुनोगे? संसद के अंदर बीजेपी ने सुन कहा लिया। कि जाति अब मेरा जनगणना एक सवाल ले नहीं लो, फिर कराएंगे। मैं देवकी जी के पास। एक्सपोज तो भाजपा वाले हो रहे हैं। एक गद्दी बिठा दो जहां पिछड़ों को यूपी में बिठाए हो। बिल्कुल बिठाएंगे, नाम एक बताओ नहीं, एक नहीं, हम कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी और ये हिस्सेदारी। पीडीए के लिए नारा रोज कर रहे हैं, पता नहीं राजेश द्विवेदी को नहीं समझ में आ रही है बात। ब्रजेश जी देखिए, भाजपा आज धर्म असल संकट में भाजपा है। सन्निपात में है, उसको समझ नहीं आ रहा कि इधर जाए कि उधर भाजपा जाए। उत्तर प्रदेश निर्णय तो कर दिया। में इस निर्णय के बाद भाजपा उत्तर प्रदेश में बेहोश हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जवाब नहीं है, क्योंकि जो पहले जाति के नाम पर गाली आपने दे कौन रहे सा थे। जवाब दिया सर? नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं ये अभी 10,700 देवकी, मुझे किलोमीटर तो पता की नहीं राहुल था। गांधी जी की भारत अच्छा, जोड़ो मुझे यात्रा का ज्यादातर परिणाम चीजें है। याद भी कम रहती हैं। जो देवकी नंदन जी ने जाति बताया जनगणना- कि सीएलपी लीडर भी अपर कास्ट से हैं, और क्या अध्यक्ष भी शायद। ब्रजेश जी, हाँ तो बोलिए। अरे हम मना कहाँ कर रहे हैं? ब्रजेश जी, जो जाति जनगणना राहुल गांधी जी ने आवाज बनाई थी, आज वो नीति बन गई, और वो नीति बीजेपी ने घुटने टेके। थैंक यू सर, सरकार बहुत ने राहुल शुक्रिया, गांधी बहुत जी के शुक्रिया। सामने। मैं के गौतम जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने दलित समाज के लीडर हैं, फार्मर मिनिस्टर हैं, और समाज के भीतर काफ़ी सक्रिय भी रहते हैं। गौतम जी, शुक्रिया आपका। ये जो जातिगत जनगणना हो रही है, इसको लेकर आपकी कम्युनिटी में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? और ये जितने लोग बैठे हैं, क्या ये लोग पिछड़ों के और दलितों के खैरख्वाह हैं, या फिर इनके लिए ये सब सत्ता पाने का माध्यम? माननीय ब्रजेश जी, आपको स्वागत है कि आपने हमको इसे चर्चा में सम्मिलित किया। मैं बताना चाहूँगा कि जाति गणना और जातिवार गणना फ़र्क है। किसी की गणना करना और जातिवार गणना करना फ़र्क है। माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने जब जातिवार गणना के बारे में चर्चा हुई, लोगों द्वारा चर्चा हुई, मीडिया द्वारा चर्चा हुई, तो माननीय मोदी जी ने कहा भाई जातवाद में नहीं मानता, ये ठीक नहीं है, जात तो केवल 4 है। जात इन्होंने कहा 4 है। एक जो है, एक कहती है जात गरीबी की, और दूसरी जात कहती युवा की, और दूसरी जात महिला की, और चौथी जात किसान की। इन्होंने 4 जात की उल्लेख किया, 4 जात है, और कोई जात के जात पात नहीं मानता। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी 30 अप्रैल को 2085 को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ एक फैसला किया कि भाई हमारी सरकार जातवार की जनगणना कराएगी। और एक पहले इसके फैसला किया था कि हमारी आरएसएस या बीजेपी जातवार को नहीं मानती, जात तो केवल 4 है। भाई पहली जात गरीबी, दूसरी जात युवा, तीसरी जात महिला, चौथी जात किसान की। अब समस्या ये खड़ी है कि भारतीय संविधान के परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का निर्देश जो चला, और SC, ST, BC सारे मिले, लगभग 90% लोगों ने जब एक हुंकार भरी कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, और एक बड़े नेता ने संसद में कहा कि जातिवार गणना हम यहाँ पर संसद में करवाएंगे। अब समस्या खड़ी भाई, पूरे देश की जनता 90% जब जातिवार गणना की मांग कर रही है, इस समय जाति गणना जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना जो है 30 अप्रैल को घोषणा कर दिया। तो घोषणा किए तो मैं माननीय बीजेपी के हमारे जिम्मेदार साथी माननीय चौधरी साहब भी क्योंकि मेरे कौशाम्बी के हैं, हम भी आप के अगल बगल के हैं, तो हम कहना चाहूँगा जब माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 4 जात की गणना किया था, ये बताया था, पेपर बताया, भाषण बताया, मीडिया में आया, तो अब जाति गणना कर जो इन्होंने आदेश किया है, और ये भी सूचना है कि ये 2025 से
सितंबर से चालू कर देंगे और 2026-27 तक आते आते फर्स्ट वीक में इसको पब्लिक कर देंगे। अब ये समस्या ये होती है कि जब मोदी साहब ने ये कहा था कि भाई जाति गणना की मांग जो है हम इनकार करते हैं, तो इनकार करने का तरीका इन्होंने ढूंढा कि भाई देश में तो केवल 4 जातियां हैं, तो जाति गणना क्या जरूरत है। सर मैं तो 2-3 सवाल आपसे बताया, करना चाहता हूं अब सर। इनकी क्या मजबूरी हुई। मैं चाहता हूं कि उन सवालों का आप जवाब जी, दें जी। और बड़े स्पष्ट सवाल हैं। आज मैं घुमाने फिराने का मसले में, आज मैं सीधे सीधे पूछने के मूड में हूं और आज मैं डिबेट के पहले कसम खा ली थी कि आज सीधे सीधे पूछेंगे। जी, जी, ठीक है। तो आपसे भी सीधे सीधे पूछ रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि ओके, ओके। पिछड़ों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय चेहरा कौन है दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? देखिए, ये उत्तर कहना प्रदेश तो- में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या फिर मायावती? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, ये कहना तो मुश्किल है। जो आपका प्रश्न बहुत भारी है, ये कहना मुश्किल इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, कौन इसका बड़ा नेता है। आज सब ये मेरे मैं ये प्रश्न कहना को फेंक के चाहता हूँ, भागे। देश की जो एक व्यवस्था बनाई गई, जांच पड़ताल हुई, जांच आ पड़ताल रहा में हूँ अभी 50% से ऊपर लोग आए, अब तो लगभग सबर 60% रखिए। आ गए। तो 60% वालों की बढ़ना चाहिए, जो 27% है। अब माननीय ब्रजेश साहब, इसमें देखना चाहिए कि भाई वंचित किए गए समाज, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे बीसी हो, वंचित किए गए समाज में संविधान के मुताबिक इनको वंचित जो किया है, और वंचित करने वाले लोगों की एक समानता होना चाहिए। जो इनके वंचित किया गया था, इनसे घटाकर इनको देना चाहिए। ये जातिवार गणना का मुख्य उद्देश्य ओके, ऑल राइट। इस डिबेट में बीएसपी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाई। क्या आपको लगता है कि पिछड़े समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी हिस्सा बीएसपी की तरफ जाता दिख रहा है, या बीएसपी अब इन सब मसलों से दूर अपने कोर वोटर पर ही सिर्फ फोकस कर पा रही है? उसकी विश्वसनीयता पिछड़ों के बीच या अति पिछड़ों के बीच बिल्कुल नहीं बची। बहुजन समाज पार्टी देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपना संघर्ष कर रही है भाई। तो राजनीतिक दल है, उतार चढ़ाव रहता, बहुजन समाज पार्टी अपना संघर्ष कर रही। केवल यहाँ ब्रजेद दो है कि जब यहाँ की सरकार ने, सत्ता पद की सरकार ने, या हमारे प्रधानमंत्री जी, या हमारे बीजेपी कार्यकर्ता, या हमारे आरएसएस के लोगों ने इनकार कर दिया, तो एकाएक 30 अप्रैल को घोषणा क्यों भई? इसका कुछ रीजन, इसका एक चैप्टर अलग है, क्यों घोषणा भई? वो तो सर राजनीति में बिना वजह कोई काम होता नहीं सर। अब मजबूरी आज नहीं कल वो वजह सामने आएगी। हाँ, मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और देवकी नंदन मिश्रा जी, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कारण है जी, थैंक यू सर। देवकी नंदन जी मेरे साथ मौजूद हैं। देवकी जी, स्वागत आपका। तो बताइए, क्या वाकई में पॉलिटिक्स रीडिफाइंड हो रही है जातिगत जनगणना की वजह से, और क्या ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले तक हो जाएगा 2027 तक, और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, पॉलिटिक्स रीडिफाइन हो रही है, ये तो कहना अभी संभव नहीं लग रहा है। देखिए, पिछड़ों के हक की जब हम बात करते हैं तो आप वीपी सिंह को देखिए। वीपी सिंह ने पिछड़ा जो मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट थी, वो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लागू किया। क्यों लागू किया? एक मजबूरी में लागू किया। उस समय वो लागू करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन चूंकि आडवाणी जी की यात्रा चल रही थी और उस यात्रा को प्रभावित करना था, इस वजह से उन्होंने लागू किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये जनगणना, जाति जनगणना की घोषणा की है उनकी कैबिनेट ने, वो इसलिए नहीं किया है कि वो चाहते थे ऐसा करना। दरअसल पहलगाम मुद्दे को लेकर के पूरे देश में लोगों में एक तरह की अलग तरह की प्रतिक्रिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो। पूरा देश चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो। एक ऐसा एटमॉस्फेयर टेलीविजन ने बना दिया, और उस एटमॉस्फेयर को एक तरीके से ये हेडलाइन मैनेजमेंट की वजह से मोदी जी ने ऐसा फैसला लिया। अब इसके पीछे का कारण, फैसला सिर्फ हेडलाइन के लिए करेंगे? मैं सर पूरी बात बता रहा हूं। दरअसल है क्या, अगर मोदी जैसा किसी बीजेपी के नेता का मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, शायद धर्मेंद्र प्रधान का, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे, तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे। अभी बजट 2-3 महीने पहले बजट आया है, उस बजट में जनगणना का जो शेयर है 500 करोड़ रुपया महज अलॉट किया गया। इससे पहले 1500 करोड़ रुपए बजट हर साल होता था। इसलिए होता था कि 1500 जनगणना के जो छोटे मोटे काम होते थे वो होते थे। इस बार महज 500 करोड़ दिया गया। अब बताइए, 500 करोड़ में न जनगणना हो पाएगी और न जातीय जनगणना हो पाएगी। तो अगर हमारी प्लानिंग पहले से थी तो हमको
बजट पूरा अलॉट करना चाहिए था, हमको बजट के भीतर लाना चाहिए था, बजट लेकिन हम बहुत तो लाए इंपॉर्टेंट, नहीं। एक एग्जीक्यूटिव नहीं, ऑर्डर से सर, बजट आ सर, जाएगा ये- और अगले सेशन में हम अगर उसे पास करा लेंगे, नहीं, उसमें कौन सी मैं- ऐसी बात मैं बिल्कुल एक ऑर्डर पे जारी, बिल्कुल ऑर्डर पे जारी हो सकता है, लेकिन हम ये बात इस वजह एक से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बिल्कुल इस वजह से हम ये बात कह रहे हैं कि और प्रत्याशा में बाद में पार्लियामेंट से पास करा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हो उसमें जाएगा। कौन सी ऐसी लेकिन हम ये बात इस वजह से कर रहे हैं, हम एक मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और पहलगाम घटना को हेडलाइन मैनेजमेंट की वजह से आनन फानन में ये लाया गया और उसके बाद देखिए अच्छा ये चौधरी तुरंत जी के headline- यहाँ सन्निपात क्यों चल रहा है? नहीं, वो इस वजह से चल रहा है कि इन लोगों को पता ही नहीं था ना, ये किसी बीजेपी के नेता को आधे तो इनके ये खिलाफ पता ही थे। नहीं था हाँ। कि भाई और आधे सपोर्ट में थे। अच्छा दूसरी बात, अब इससे जानते हैं एक मैं चाहता हूं चौधरी जी इसको जमकर सेलिब्रेट करें। एक मुद्दा इसमें और डिरेल हो गया। हिंदू मुसलमान का जो बीजेपी का सनातन मुद्दा है वह मुद्दा भी डिरेल हो गया। अब हिंदू मुसलमान किस मुंह से करेंगे आप बताइए? हम जाति की भी बात करेंगे और ये भी कहेंगे सब लोग अच्छा एकजुट हो सबसे जाओ। सीधे सीधे पूछा, एक बात आपसे भी हाँ, सीधे बिल्कुल पूछ पूछिए। ले, ये अपर कास्ट में क्या चल रहा है इसको लेके? नहीं नहीं, देखिए सोशल मीडिया के आपने अपने इंट्रो में ही जिक्र किया, तो मैं सोशल मीडिया पर मैंने भी देखा कि सोशल मीडिया में लोग नाराज हैं और मैं आपको अभी क्यों बताऊं, नाराज भाई? इन नाराज इस वजह से हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा हक जो है पिछड़ों को मिल जाएगा। लेकिन मैं ये ऐसा- उदयवीर मैं- जी की पार्टी तो लेकिन- पहले से लेके भागने को तैयार है। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं अगर बीजेपी कर रही तो कौन सा गलत कर रही नहीं, है? कतई कोई बीजेपी कर, मैं इसे गलत मान नहीं रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि जाति जनगणना ये कौन होनी सा न्याय चाहिए। देने को आपको बैठे हैं? नहीं, ये अब वो तो बात की बात है, न्याय देंगे नहीं देंगे, इनके पास तो आज की तारीख में पावर ही नहीं, क्या न्याय देंगे ये। लेकिन ये देखिए क्या है, ये सारा खेल जाति का वोट से जुड़ा हुआ है। किस पार्टी किस जाति के कितने लोग इस विधानसभा में हैं उसी को टिकट मिलेगा, ये तो सेकेंडरी चीज हो गई। अगर ये जाति जनगणना होती है तो इससे बेनिफिट किसको होगा? आम पब्लिक को होगा, आम बैकवर्ड को होगा, आम दलित को होगा। मैं पॉलिटिशियन की बात ही नहीं फायदा कर रहा हूं। किसको होगा राजनीति में बताओ? नहीं, मैं देखिए कांग्रेस को तो फायदा इसमें होगा क्योंकि ये मुद्दा उनको? कांग्रेस का है इसमें, और सेकंड नंबर अच्छा, पे कांग्रेस का है? बिल्कुल कांग्रेस का मुद्दा है ये, और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का मुद्दा है। लेकिन एक नंबर पर कांग्रेस है। अवस्थी जी ने डीप ब्रीदिंग की, जान बची। लेकिन मुद्दा कांग्रेस का Thank you, है, sir. और Thank you. कांग्रेस का मुद्दा है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को फायदा वीरेन होगा, जी भले भी आ गए बीजेपी लागू डिबेट किया। में। भाई वीरेन जी, मैं देख रहा हूं कि हर तरफ केवल जाति की बात हो रही है। अभी तक तो हम सनातनी थे, कुंभ तक, अब देख रहा हूं कि जाति की बात हो रही है और सभी लोग बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग अफसोस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ यूं ही खुश हैं और कुछ तो बहुत ही खुश हैं। ये क्या चल रहा है सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में? ब्रजेश जी, जो आदमी अस्पताल में पड़ा हो, जिसके बुलाने पे कंपाउंडर ना आता हो, वो कहे कि हमारा मुद्दा है, इस देश में सरकार ने मान लिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को की इस बात को कोई मानेगा नहीं। देश में भले कहें कि हमारा मुद्दा था, मरीज के बुलाने पे डॉक्टर आता है, आप कह रहे हो कंपाउंडर नहीं आता? कंपाउंडर तक ना आए कि आके देख लिए उत्तर प्रदेश में भूल गए थे, कांग्रेस को। कंपाउंडर भी कोई होता है। हाँ, हम लोग तो ये नर्स समझ लो आप। तो गाँव में मुद्दा चलता भले है देश में कंपाउंड। कांग्रेस का हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव इसमें अपर हैंड पर चल रहे हैं। और बीजेपी भी जानती है कि हमारी लड़ाई अखिलेश यादव से है। यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में आज की तारीख में राजनीति दो ध्रुवीय है और सीधी है। और जब से जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है, तब से जिसे हम आप बहुत बड़ा सामाजिक न्याय का साधन मान रहे हैं, ये विभाजन के भी एक आशंका को जन्म दे रही है और इस आशंका से बचा नहीं जा सकता है। जनगणना बंटवारा भी करा सकती है, जोड़ भी सकती है, और इस बात का बहुत साफ संकेत है कि अपर कास्ट को नाराज भी कर सकती है। अब अखिलेश यादव को तो अपर कास्ट की बहुत फिक्र है नहीं। अपर कास्ट बीजेपी के साथ है, बीजेपी चिंता करे कि हमको जो है इनको अपने साथ कैसे मना के रखना है। दूसरी बात, जनगणना से खास तौर से दलित समाज में जो वोटों का समीकरण है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि ओबीसी और दलित जातियों का जो विभाजन होगा वोटों का, वो सिर्फ दो दलों के बीच जाता दिख रहा है। वो भाजपा और सपा के बीच जब सीधी लड़ाई होगी तो फिर हर आदमी अपने वोट का फैसला सीधा ही करेगा। उत्तर प्रदेश
में आज रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के लिए एक नए दलित मसीहा के तौर पर चल रहे हैं और वो कहा जाए वो बहुत बड़ा वोट बैंक उनके माध्यम से वो साध रही है। अच्छा, अवधेश प्रसाद की टीआरपी कम हो गई क्या आजकल? हाँ, अवधेश प्रसाद इस समय थोड़ा डाउन है, दूसरे पायदान पे हैं। पहले वाले पे रामजी लाल आ गए, अयोध्या बैट्समैन बदल दिया है समाजवादी पार्टी। तो आज सब डायरेक्ट बात हो रही है, देखो आज कोई लिहाज नहीं होगा। बोलिए वीरेंद्र जी। रामजी लाल सुमन ने भाजपा का घाटा बढ़ा दिया है। अब इस घाटा को पाटने के लिए अंबेडकर जयंती पर पूरे प्रदेश में बूथवार भाजपा ने आयोजन कराया है। लेकिन मायावती का कमजोर होना दलित के लिए एक दो राहे की स्थिति पैदा कर दिया है कि वो या तो बीजेपी के साथ जाए या सपा के साथ जाए। अब जो उसको जितना अपने साथ ले जाए। हम आप जिस जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिवाद पर बात करना कोई जातिवाद फैलाना नहीं है जी। ये एक सामाजिक सच्चाई है जिस पर बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। लेकिन यह भी देखना होगा कि इस जनगणना से इस देश में क्या परिवर्तन आएगा और राजनीतिक रूप से किसको नफा और नुकसान होगा। अगर ये करनी सेना वाले टायर फेंकते रहेंगे तो ये समझ लो कि बीजेपी का घाटा ये बढ़ाते रहेंगे। और सियासत में जब लड़ाई सीधी हो, दो ध्रुवीय हो, तो फिर उसमें जब जब विभाजन होगा अपर कास्ट और ओबीसी एससी में, तो आप ये देख लीजिएगा 2027 के चुनाव में ये ठाकुर पंडित ये क्या टिकट के लिए तरस गई हैं। इनका ना भाजपा टिकट देगी ना सपा टिकट देगी, क्योंकि ये सब ओबीसी और दलित पे फोकस कर रहे हैं। तो अपर कास्ट के लिए रास्ता ज्यादा बच नहीं रहा है। और दलित वोटों का जो पोलराइजेशन है 2027 के लिए जो दिखाई पड़ रहा है, मायावती का किला जिस तरह से ढह रहा है, वो साफ है कि भाजपा और सपा के बीच सीधा बंटवारा होगा। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी दलितों के मामले में बहुत आगे चली गई है। चंद्रशेखर आजाद मायावती से ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इफेक्टिव हो गए हैं। मायावती के उस वोट बैंक को वो अपने साथ लेकर जाएंगे। अब वो किसके साथ गठबंधन करेंगे ये आगे तय होगा जी। और भाजपा के लिए देखिए एक चिंता की बात तो है दलित कि वो कैसे रोका जाए। ऐसा लग रहा है कि असीम अरुण के शायद लॉटरी लग जाए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। दलित चेहरे के लिए भाजपा बहुत तलाश कर रही है, तो असीम अरुण नए उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि बीजेपी बन भी रहे होंगे। तो आज बहुत जरूरत है। आज आपने जो कांड किया है पहले ही नाम डिस्क्लोज कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब चीजें चर्चा में जनमानस में रहती हैं। आज कोई फिल्टर हम नहीं। लोगों को जो पता लगता है वो बोल देते हैं, लोग समझे ना समझे अलग बात है जी। लेकिन जब भेदभाव जातिगत हो तब सामाजिक न्याय एक मौलिक अधिकार बन जाता है। और इस देश में घोड़ा चढ़ने पर, पानी भरने पर लोगों की पिटाई हुई है, खेतों में जानवर चले जाने पर हत्याएं हुई हैं, जातियों के आधार पर हुई हैं। ये लोग जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अन्याय जहां हुआ है वहां स्वीकार करना पड़ेगा जी। लेकिन इस देश में आरक्षण उसी तरह जरूरी है। पहले जातिवाद खत्म करो तब आरक्षण पे बात करो। आरक्षण इसीलिए जरूरी है कि जो दबे कुचले हैं उनको ऊपर लाया जाए। मैं इस बात का पक्षधर हूं। 4 लाइनें कहूंगा, आज कोई शेरो शायरी नहीं, लेकिन कुछ दोहा सुनिएगा कि केवल एक दिन की बात नहीं, हम सदियों से सताए गए हैं, हमेशा ऊंच नीच जात पात के फंदे में फंसाए गए हैं। मेरे इस दामन को जरा गौर से देखो यारो, इससे भी छुआछूत के दाग लगाए गए हैं। और जिनका हो गया बेजान जिस्म और नफरत की आग से वो जलाए गए हैं। अगर जलना ही चाहते हो तो समाज का दीपक बनो, कुछ तो रोशनी ही होगी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन
और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए बहन भाइयों हम इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी मौजूद हैं। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और अपोजिशन ने भी इस प्रश्न को उठाया है कि आपकी पार्टी में इस मसले को लेकर कोई आंतरिक मतभेद है? देखिए, कोई आंतरिक मतभेद किसी प्रकार का हमारी पार्टी में नहीं है। लोकतांत्रिक पार्टी है, सब लोग मिलकर के, सब लोग बातचीत करके आपस में उसके बाद निर्णय लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, कह रहे थे हमारी बहुत पुरानी मांग है। तो मनमोहन सिंह सरकार के समय पर एक बयान आप दिखा दो उदयवीर सिंह जी, कि एक बयान आपके किसी के नेता का हो कि आपकी ये बहुत पुरानी मांग है। और मैं कह रहा हूँ सामाजिक न्याय की यदि बात कर रहे हैं तो उदयवीर सिंह जी कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे? समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय होगा ना, बताइए कब बन रहे? बताऊंगा। अंशु अवस्थी जी 60 साल तक इस देश पर राज किए, 60 साल। अंशु अवस्थी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप कांग्रेस नहीं कह के अंशु अवस्थी क्यों कह रहे हो? वो एक ही बात है, कांग्रेस और मतलब कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें तो कांग्रेस के लिए अगर 60 साल तक देश पर राज किया तब एक कोई बताइए ना कभी आपने गणना कराई? नहीं, आप इनकी कम्युनिटी के लिए कह रहे हो कि इनके लिए कह रहे हो? एक सेकंड, नहीं कम्युनिटी के लिए नहीं कह रहा, मैं इनकी पार्टी के लिए। आपने स्पेसिफिकली नाम लिया कि अंशु अवस्थी ने 60 साल राज किया करके हम बैठे हुए। ये कांग्रेस का भेष है यहाँ पर, ये कोई कम्युनिटी का भेष थोड़ा नहीं है, कोई जातिगत डिबेट थोड़ा हो रही है। अरे हो रही सर, यहाँ तो जात पर डिबेट हो रही सर। अच्छा, दूसरी बात अभी मैं कहूंगा तो अंशु जी को बड़ी मिर्ची लग जाएगी, जातिगत जनगणना की बात करें, ठीक है भैया, राहुल बाबा की बता दो ना, हम तो बहुत प्यासे से घूम रहे हैं। राहुल जी की क्या जाती है एक बार बोल दीजिए। हम बोल रहे हैं हम जाट हैं साहब, जाट हैं, हम तो किसान कौम से आते हैं, पिछड़े में आते हैं उत्तर प्रदेश में, हम तो बड़े गौरव के साथ कह देते हैं। आप भी बोल दीजिए आपके नेताजी की जाति क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी ओबीसी से आते हैं साहब, हम बता रहे हैं, आप भी बता दीजिए। बाकियों का नहीं बता रहे हो, केवल ओबीसी गिन रहे हो, जरा अपर कास्ट भी गिन दो। नहीं, अपर कास्ट भी है, अब ये तो ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी तरह के फूल है। भारतीय जनता पार्टी इसी का तो नाम है, यही तो खूबसूरती है इस दल की। ये फिर कह रहा हूँ उसी में से बात है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। इंतजार कर रहे हैं उदयवीर सिंह जी आए और राष्ट्रीय कार्यालय में जाकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठे, तब जानेंगे हाँ वास्तव में पिछड़ों को सम्मान मिलना शुरू हो गया समाजवादी पार्टी। ये कौन से पिछड़े हैं? समझ में आएगा। ठीक बात है, तो उदयवीर जी को बुला लेते हैं, सीधे आपको डायरेक्ट जवाब दे देंगे। आज तो सीधे संवाद हो रहा है, आज तो खुला कोई फिल्टर है नहीं। पहली बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ राजेश जी से ये सुन के कि कांग्रेस की सरकार में किसने सवाल उठाया। कल से जो वीडियो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी का है, जो सदन में खुल के कह रहे हैं कि कैबिनेट में तय हो गया था, उसके बाद वो आंकड़े जारी कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले और अभी मौजूदा में उनके नेता राहुल जी ये स्वीकार कर चुके कि हमारी सरकार में ये हम लोगों से गलती हुई कि इतनी बड़ी मांग थी, कर सकते थे, उस समय नहीं किया और अब हम कर रहे हैं। तो राजेश जी अगर ऐसा सवाल पूछते हैं, माननीय नेताजी का बयान और सदन के अंदर लालू जी, शरद जी, सारे लोगों ने मिलकर इसे उठाया, अगर उन्हें नहीं पता तो बड़ा आश्चर्य की बात है। दूसरी बात अध्यक्ष की बात मैं बता दूं, जेबी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, जेबी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। अरे सब संगठन के लोग सुनिए, अध्यक्ष वो होना चाहिए जिसे कार्यकर्ता जानते मानते हो, उनमें विश्वास हो। पहले 2 लोग चलते थे बीजेपी की मौजूदा रेजिम में, मोदी, अमित शाह, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक प्रधानमंत्री थे। तीसरा अध्यक्ष आया, बीच वाला हटा नहीं, फिर 3 हो गए। पुराने गृह मंत्री का नाम नहीं था राजनाथ सिंह जी का, नए वाले का क्यों आ गया? लीडरशिप सेम रहती है, समाजवादी पार्टी मुखौटे नहीं रखती है, जेबी अध्यक्ष नहीं बनाती कि अध्यक्ष तो हैं लेकिन कोई सवाल पूछ दिया तो कमरे में जाके फोन करेंगे कि साहब बोल तो न दूं, कुछ नहीं हो जाएगी। श्यामलाल पाल क्या है फिर? श्यामलाल पाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एम्पावर्ड किया आपने? किसने एम्पावर्ड? बताइए कौन सी जगह? वो तो कमरे में जाके नहीं पूछते कि उदयवीर जी क्या बोलना है। पूछते, बताइए कहाँ? लगातार पब्लिक में रहते हैं, सम्मेलन करते हैं। इससे पुराने अध्यक्ष तो आपने कब देखा कि नड्डा जी या भूपेन्द्र चौधरी कमरे में गए पूछने? नहीं, मैं जो आपको उदाहरण सामने दे रहा हूँ ना, क्या जेपी नड्डा जब वो अध्यक्ष हो गए तो मोदी और नड्डा होना चाहिए था ना? अमित शाह क्यों जिंदा है? उनके नाम तीनों के नाम 2 से नाम 3 क्यों हुए? और अगर गृह मंत्री का रोल महत्वपूर्ण था, सुन लीजिए, गृह मंत्री का रोल महत्वपूर्ण था तो राजनाथ सिंह में क्या कमी थी? क्यों नहीं नाम था उनका? तो अध्यक्ष नाम के लिए नहीं होना चाहिए,
जिसे कार्यकर्ता नेता मानते हो, चुनते हो। समाजवादी पार्टी अपना सम्मेलन करती है, अपना अध्यक्ष राजेश चुनती है। चौधरी की इस बात का और आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि उदयवीर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकते। जिस दिन कार्यकर्ता चाहेंगे, अखिलेश जी से कहेंगे, सब मिलके पार्टी से अंदर से आवाज आएगी, जिसके लिए आएगी वो बन सकता है। बन क्या सकता बने है। नहीं? क्यों नहीं बन बनाएंगे सकता? अखिलेश जी, हैं? पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से तय नहीं होगा, बनाएंगे। अब ये तय हो गया ना, प्राइवेट लिमिटेड है, देखिए अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो बनाएंगे क्या आप? जब पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से राष्ट्रीय सम्मेलन में, तो बात होगी। पुराना जाता है, नया आता है। आपकी तरह थोड़े कि कभी नहीं चुनाव जाने टाल वाले, दिया क्या? इससे समझ लीजिए न आप उत्तर नबी प्रदेश जी। का अध्यक्ष चुन पा रहे हो, न देश का अध्यक्ष चुन पा कभी नहीं रहे जाने हो। कह रहे वाले आप। प्रक्रिया आप है। निश्चिंत रहिए। समय लगता है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं। हाँ, देश की जनता जनसंख्या से ज्यादा है। लोकसभा का चुनाव हो जा रहा है, वोटिंग हो रही है, विधानसभा का काउंटिंग चुनाव हो होती जा है। रहा है, आम जनता वोट डाल दे रही है, इनके कार्यकर्ता अकेले वोट नहीं डालने पा रहे। तो खैर मेरा मुद्दा भटक रहा है। मैं आपसे जो वो ये विषय नहीं है, भटक विषय तो ये गए। है, ये विषय ये है कि जो ये कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया जातीय जनगणना के खिलाफ। भाजपा के बड़े बड़े नेता बांटो काटो, सुधांशु त्रिवेदी बता रहे थे कि ये अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को डिक्लेयर किया है। पर ये और सनातन देखिए, वाला कैसे होगा? झगड़ा दो है। सनातन सच वाला और कैसे झूठ होगा? का। झगड़ा जो आप अगड़े वर्ग के लिए परेशान हैं, ये अगड़े वर्ग के लोग भी अंततः समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि ये झगड़ा झूठ और सच का है। हम पहले से कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उस अनुपात में न्याय और सम्मान, हक और अरे हिस्सेदारी ठेल के मिलेगी। किनारे किए दे रहे हो, ये पर सपना दिखा रहे आपके साथ हैं। नहीं, खड़े सुन लीजिए होंगे। बात, ये सपना दिखा रहे हैं। उनसे कह रहे हैं परमिशन दिला दी है, तलवार लहराओ, मुकदमा लिख जाएगा तो तुरंत जमानत हो जाएगी। जमानत होने से केस खत्म होता है क्या? आप लोगों को चढ़ा चढ़ा के मुकदमा लिखवा रहे हैं। कार्रवाई करो, और उनको उनके हौसले बढ़ा दे रहे हैं और बाद में उनको साथ छोड़ के भाग जाएंगे। आप करणी सेना के खिलाफ हैं? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं झूठ के आधार पर राजनीति के खिलाफ हूं। मैं इस बात के खिलाफ हूं कि जो आप कर नहीं सकते वो लोगों Thank को you, sir. भड़काने के लिए कहते हैं, और उसके बाद में जब लोग फंस जाते हैं तो उनका साथ छोड़ All के right, अंशु, ये तो अपनी बात बदल लेते आपके हैं। नेता की जाति पूछ रहे थे भाई, बताने में कोई गुरेज है? मैं आपकी जगह होता तो मैं तो छाती पीट के कहता। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दे को डिरेल करती है। क्यों सर, जाति बताने में कौन सी हम समस्या है? कंसंट्रेट रहेंगे। देखिए किस पे? पिछड़े वर्ग से, मैं 10 सेकंड में, पिछड़े वर्ग से और दलित समाज से बीजेपी की जो नफरत है वो छिपी नहीं है। राजेश चौधरी जी के बारे में आप ही ने कहा, इनसे पूछिए, इनके पास सवाल है। ये राहुल जी की जाति पूछ रहे हैं, इनको मंत्री क्यों नहीं बनाया? इनके पास है जवाब क्या उसका? अरे पहली बार विधायक नंबर हैं, दो, एक दो बार और नंबर दो, बनेंगे। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में वोट किसके नाम पर लिया था 2017 में? स्टूल मंत्री हैं इस समय, उप मुख्यमंत्री जी। डिप्टी सीएम है, सेकंड इन कमांड। भैया तो उनको स्टूल क्यों पकड़ाया जा रहा है? सेकंड इन सवाल तो कमांड यही नहीं। है, सेकंड इन कमांड को स्टूल क्यों पकड़ाया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। धोखा दिया। अभी भी पिछड़े वर्ग के लोगों के इनके ऊपर सवाल है, इनकी नीयत पर शक तो है ही, सब जानते हैं। किस समय क्यों कैसे लाया गया, कोई तैयारी नहीं। तैयारी होती तो ये जरूर बताते कि 50% का जो रिजर्वेशन कैप है, जो आपने डिबेट में पूछा, क्या ये हटाएंगे? हमारा क्लियर स्टैंड हमारे नेता ने कहा है कि हम इस आर्टिफिशियल कैप को चेंज करेंगे। आप भी हटाएंगे 50% कैप? नंबर 2, मैं एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक सेकंड रुको ना। जो भी जिसकी संख्या है उसके अनुपात में आरक्षण की हम तो पक्ष बात में वही आते हो गई, हैं जवाब पहले तो आ गया ना। तो एक लाइन कह दीजिए, हाँ 50%। मैं तो खुद कह रहा हूं ना, खुल के, क्या? कि जाति जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या होगी, कैप का कोई सवाल ही नहीं है। कैप तो कैप किस तो बात हटे की? जी। हट जाए कैप। ठीक, हाँ। कह दिया उन्होंने। नंबर आप 2, उनकी पैरवी ना करो, मैं आपका नाम नहीं, थोड़ी मैं ले रहा हूं। सीधा कह रहा पैरवी नहीं कर हूं कि सीधा, जब हमने ये नारा दे दिया जिसकी जितनी संख्या है, हम नहीं कह रहे कि 50% टूटेगा फिर? क्यों परसेंट का सवाल ही नहीं ना। कई स्टेट में टूट चुका ये है। बिहार में टूटेगा टूट गया, तेलंगाना में बीजेपी से टूट गया। सवाल मिस हो रहा है। नहीं, वो कह चुके हैं, पहले राउंड में हो नंबर चुका है। 1, 50% नहीं, कैप के बारे में बीजेपी का वो क्या कह सवाल चुके है? हैं कि डेटा आएगा तब बताएंगे। जनगणना का तो डमरू बजा रहे हैं, उसके आगे की बात करें जो असली सोशल जस्टिस की बात हो रही। नंबर 2, सामाजिक न्याय क्या लागू करेंगे जनगणना के बाद? इनके पास क्या उसका ब्लूप्रिंट है? थैंक यू सर। 2 सवाल हमारे जवाब दे दें, दर्शक सुन ले। हाँ, मैं आपके। बिल्कुल लास्ट में ले लूंगा। के गौतम जी, अंशु जी बता दो। अच्छा चलो अभी बता दो। राजेश चौधरी जी अभी जवाब दे दो, चलो इनका भी दे दो। दे दो जवाब। एक सेकंड शांत रहो, बोलिए चौधरी जी। क्या इनका पूछ मुंह रहे बंद थे? करा दीजिए कि 50% वाला आप सीमा तोड़ देंगे, चाहे 70 देना पड़े चाहे 80। आज इनका मुंह बंद करा दो, मैं चाहता हूं ये जाए हाँ, तो मुंह सिर बंद झुका कर के दो जाएं। हमारा। आज सिर झुका के भेजो इनको। ये बंद कर दे, हम इनसे अभी नहीं 2 दोबारा दिन- पूछा। अभी 2 दिन पहले जिस दिन ये लागू हुआ था उसी दिन मैं आपकी
स्टूडियो में था, मैंने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बसपा का नारा है। गोलमोल। सर ये नारा है, 50% की एक लाइन में बोल दो, हाँ हटा दूंगा, बात खत्म। अभी बोले नहीं, आज अंशु अवस्थी को मुंह लटका के भेजो। नीतीश कुमार जी का नहीं, मुस्कुरा के जाएंगे, मुंह क्यों लटका के जाएंगे? ये बोले मुस्कुराएंगे। अच्छा ठीक है, रुक तो जाओ। सरकार इनकी सिस्टम हमारा। रुको सर, लो सर, ये तो कह रहे हैं कि 50% वाला बोल दें केवल एक बार, मैं हंसता हुआ जाऊंगा। मैं धन्यवाद दूंगा। रुक जाओ। नहीं, ये तो बोल रहे हैं हमने तो तोड़ दिया भाई, 10% सवर्णों को भी आरक्षण दिया है, 50 से ऊपर ही तो है वो। हमने तो पहले ही तोड़ दिया। जातीय जनगणना पर नहीं है जवाब। अच्छा के गौतम जी को ले लेते। अच्छा अब आप लोग शांत रहिए। गौतम जी, 50% की अगर आरक्षण कैप हटती है तो इसको लेकर दलित कम्युनिटी में क्या मैसेज जाएगा? आप लोग इसके बारे में कोई चिंता करते हैं? आप लोग के हक तो नहीं प्रभावित हो रहे? देखिए, सबसे बड़ा तो चिंता यह है कि 27 में जो लास्ट में कहा गया कि जनगणना के बारे में पब्लिक में घोषणा की जाए, क्या रिजल्ट आएगा मानवर? रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आने का क्या मामला होगा? पहले तो सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये जो कह तो दिया है जी, ये जो कहते हैं ये करते नहीं है, तो ये समस्या खड़ी होगी 27 में, 27 के पहले 26 के लास्ट में या 27 के फर्स्ट वीक में कि क्या रिपोर्ट आएगी जनगणना के बारे में, जातीय जनगणना के बारे में। क्योंकि ये तो पूरे पहले ही कह दिया भाई जाति तो है ही नहीं है। जब जाति नहीं तो जाति गणना क्या मतलब है? ये तो है इनका जातिवार गणना, ये मजबूरी का फैसला है जी। ये तो मजबूरी का फैसला है। मजबूरी का फैसला SC ST और BC सब लोग मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद वंचित किए गए समाज को अब अपने अधिकार संविधान के मदद मिलेगा और चौतरफा मिलेगा। अब इसमें तो मजबूरी इनके बीजेपी सरकार की मजबूरी है फैसला लेना। ना लेते तो ये ब्रजेश जी बहुत ज़्यादा इनका नुकसान हो जाएगा जी। ऑलराइट, शुक्रिया, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं देवकी नंदन जी को भी आमंत्रित करता हूँ। देवकी नंदन जी, क्या 50% पे कुछ नहीं बोला बीजेपी ने? अब लिख लो भैया, अब लिख लो, मुकुट पहन लो। मैं और कह रहा हूँ लाख वस्त्र पहनवा दूं राजा वाले, मुकुट लगा दूं, तलवार लगा दूं। नियत पर इसीलिए सवाल। अब क्या बचा बताओ? रुक जाओ, पर सवाल है। देवकी जी को बोलने तो, सीनियर जर्नलिस्ट ने गला ही पकड़ ले रहे हो आज सबका। बोलिए देवकी जी। देखिए, अभी के फायदे में कौन है ये बताओ। के गौतम साहब कह रहे थे कि ये कब तक लागू होगा, मतलब 27 से पहले, 27 का जो चुनाव हो उससे पहले लागू हो जाएगा। वो अलग ही खेल। देखिए, जनगणना में अगर आज जनगणना शुरू होती है तो कम से कम 2 साल का वक्त लगता है जनगणना होने में, और जनगणना होने के बाद उसकी रिपोर्ट कंपाइल होने में, हालांकि अब काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो 1 साल का वक्त नहीं लगेगा, लेकिन तब भी 6-7 महीने का वक्त। तो 27 से पहले जनगणना की कोई रिपोर्ट देश में नहीं आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी है, बीजेपी के गले में ये हड्डी क्यों अटक गया है? जो फॉरवर्ड क्लास है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, बीजेपी इन्हीं 3 की पार्टी कही जाती थी और आज भी कही जाती है। आज ये तीनों खड़े हैं साथ में, तभी बैकवर्ड क्लास बीजेपी के साथ खड़ा है। अगर ये तीनों बीजेपी से बिदक गए तो ना बैकवर्ड खड़ा होगा ना दलित खड़ा होगा। देखिए, एक किसी ठाकुर साहब का बयान आया था, कहीं के वो थे, उन्होंने क्या कहा कि कोई शायद दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि एक ठाकुर यशपाल सिंह अलीगढ़, यशपाल सिंह, उन्होंने कहा कि एक ठाकुर, रघुराज सिंह, हाँ देखो पता है उदयवीर जी को, उन्होंने कहा कि पड़ोसी हैं, बयान ऐसा दिया, पड़ोसी भी उनका बयान है कि एक ठाकुर 100 बैकवर्ड का वोट डलवाता है। उन्होंने बयान दिया एक ठाकुर 100 बैकवर्ड का वोट डलाता है। किस जिले में भैया? हमारे गाँव में तो नहीं होता। नहीं, अब ये उन्होंने बयान दिया। अब उदयवीर जी वगैरह गांव में होता हो तो नहीं कहते। तो रघुराज सिंह से पूछिए, उनके गांव में होता होगा। राजेश जी के भी पड़ोसी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई रिपोर्ट नहीं आने वाली है, और रिपोर्ट की चिंता न करें, कोई पार्टी चिंता न करे, क्योंकि अभी जब डेडलाइन ही नहीं तय हुई है। पहले तो डेडलाइन आए ना कि हम जनगणना होगी कब से, पहले तो ये डेडलाइन और भ्रम पैदा कर दिए डिबेट में। मैं तो सोचा कि अब आ गया डेटा कि जनगणना किस तारीख से होगी, इसकी पहले तो प्लानिंग हो, ये सरकार इसकी तो घोषणा करे। राजेश जी पूछ लें।
नहीं, राजेश जी नहीं बता पाएंगे ना, राजेश जी चाहे पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, हैं तो बता ये नहीं पा रहे, सरकार का 50% मामला है। पे मोट देखिए, दिया। भैया, देखिए तलवार लगाएंगे। ये सरकार का मामला है, राजेश जी नहीं बता पाएंगे। अब ये जब से घोषणा हुई है, मेरी जानकारी है कि जो जनगणना डिपार्टमेंट है दिल्ली, जहां जो पिछले 10 साल से कोई काम, करीब 14 साल से कोई काम नहीं कर रहा था, वो जनगणना डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है। उसमें डायरेक्टर एक पोस्ट होने जा रहा है, और ये सारे लोग मिलकर के अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं कि अगर सरकार कहती है, अभी सरकार ने कहा नहीं है जनगणना डिपार्टमेंट से, तो जब एक इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया अभी। एक इन प्रिंसिपल डिसीजन हुआ है, और जनगणना डिपार्टमेंट को जब बताया जाएगा तो तैयारी करने में कई महीना लगाएगा, और उसके बाद 2 साल का वक्त लगेगा। तो 2027 में कोई इस पर यूपी का चुनाव तो निकल गया। अब जैसे इन्होंने कहा ना, Thank you, 2023 sir. सितंबर में महिला रिजर्वेशन बिल संसद में पास हुआ एक था, बार और पूछ बड़ा लीजिए। धूम बहुत धड़ाका हुआ शुक्रिया। था। बहुत- लेकिन बहुत- आज क्या स्थिति है, महिला आरक्षण बिल पर कोई बात 2039 कर में रहा आ है? जाएगा सर, अगली पीढ़ी को पक्का मिलेगा, वायदा है। अगली पीढ़ी बहुत अगली शुक्रिया। पीढ़ी की बात हो रही है। 50% पे बोल दो राजेश भाई, भैया बोल आपको दो। बीजेपी- सम्मानित करो, इनको बोल दो। सम्मानित करो। थैंक यू, बहुत बहुत आपके धन्यवाद लिए आप सभी इसीलिए का। बार-बार धन्यवाद, कर रहे डिबेट ओवर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत परेशान बहुत है शुक्रिया, जनता पूछने के बहुत लिए। शुक्रिया। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।